जैसा कि हम पिछले पेज पे पढ़े थे साम्यवाद के बारे में, इंट्रोडक्शन क्लास था आपका। साम्यवाद समाजवाद के बारे में पढ़ा थे। साम्यवाद के का फिर से हम रिपीट करते हैं, पुराने क्लास का जो था। कहता है समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें वर्गहीन समाज की स्थापना की कल्पना की जाती है, अर्थात वैसा समाज जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें वर्गहीन जो मजदूर के लिए कार्य करता है उसे क्या कहता है, समाजवाद कहा जाता है। साम्यवाद कहता है साम्यवाद एक प्रकार का विचारधारा है जिसमें सरकार पर एक अधिकार, कहता है एक अधिकार सवर्ग बड़ मजदूर तथा किसानों का अधिकार होता है। इसमें खासकर इसमें कोई पूंजीपति का अधिकार नहीं होता है, बल्कि जो भी उत्पादन किया जाता है वो किसके लिए, निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि सभी जनता के लिए किया जाता है। छात्रों को उम्मीद है कि पहला जो साम्यवाद का जो पहला चैप्टर था, जो पहला पेज था वो आपको समझ में आया हो। यह जो है आज हम लोग दूसरा जो पेज है उस पर बात करेंगे, रूस की क्रांति। देखिए मुख्यतः जो यह समाजवाद है यह रूस की क्रांति के बाद ही शुरू हुआ था। रूस की क्रांति के पीछे बहुत से रीजन है, बहुत सा कारण था जिसके कारण रूस में क्रांति हुई। रूस में हम जानते हैं कि पहले वहाँ पे जो रूस के राजा होते हैं उनको जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूस के राजा को जार कहा जाता है। और जब क्रांति हुई तो वहाँ के राजा का नाम जार निकोलस द्वितीय था। क्या था नाम उनका? जार निकोलस द्वितीय। कहता है जब रूस में क्रांति हुई तो वहाँ का राजा जार निकोलस द्वितीय था। वह बहुत ही कम उम्र का था, उसे राजनीति की उतना पहुंच भी नहीं थी। उसकी पत्नी थी जरीना थोड़ा सा मतलबी महिला थी। जब रूस आर्थिक तंगी से गुजर रहा था तो उनकी पत्नी जो थी वह शीश महल में रहती थी। वह बहुत ही रईस किस्म की महिला थी और रूस की जो जनता थी उसमें बहुत ही ज्यादा कष्ट में रह रही थी और इन सभी बातों को रूस के राजा वहां पर ध्यान नहीं दे रहे थे। कहा जाता है कि जनता के आक्रोश ने ही रूस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहता है रूस के प्रतिनिधि सभा का नाम ड्यूमा था। क्या नाम था? रूस के प्रतिनिधि सभा का नाम ड्यूमा था। रूस की क्रांति, कहता है रूस में मुख्य रूप से दो तरह से क्रांति हुई है। एक हुई है 1905 में, एक हुई है 1917 में। 1917 की क्रांति को हम लोग फरवरी की क्रांति भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? 1917 जो इसमें जब क्रांति हुई थी तो उसे हम फरवरी की क्रांति भी कहते हैं या अक्टूबर की क्रांति भी हम लोग कहते हैं। कहता है जार निकोलस द्वितीय रूस का राजा एलेक्जेंडर द्वितीय था। जार निकोलस से पूर्व, कहता है जार निकोलस से पहले रूस का राजा कौन था? एलेक्जेंडर द्वितीय था। कहता है एलेक्जेंडर द्वितीय के समय भी कुछ क्रांति हुई थी जिसने राजतंत्र के विरुद्ध आंदोलन चला था। इन क्रांतियों को कहता है नीलहिस्ट कहा जाता था, जिन्हें इन्होंने बहुत ही दबाया भी था। और ये भी है एलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या नीलहिस्टों ने कर दी थी। किन्होंने कर दी थी? नीलहिस्टों ने गोली मारकर कर दी थी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि रूस में एक कैलेंडर स्थापित हुआ था। क्या हुआ था? कि रूस में एक कैलेंडर था। कहता है 1 फरवरी 1918 से पूर्व रूस में, कहता है 1 फरवरी 1918 से पूर्व रूस में जूलियन कैलेंडर अपनाया गया था। कौन सा कैलेंडर था? तो जूलियन कैलेंडर अपनाया गया था। और 1918 के बाद नया कैलेंडर, कहता है 1918 के बाद नया कैलेंडर का नाम गोग्रियन कैलेंडर अपनाया गया था, जो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता था। आपसे पूछ सकता है कि जो रूस में जो नया कैलेंडर था वो कितना दिन आगे चलता था पुराने कैलेंडर से? तो 13 दिन आगे चलता था। इसी के लिए रूस में जितना भी घटनाक्रम है उसे 2 तारीखों में व्यक्त किया गया है। कितना? रूस की हर जो महत्वपूर्ण घटना है उसे 2 तारीख में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि एक पुराने कैलेंडर से होगा और एक नए कैलेंडर से होगा। आगे बढ़ते हम लोग। कहता है 1917 की बोल्शेविक क्रांति के कारण, कहता है हर क्रांति के पीछे कुछ न कुछ कारण रहा होगा। याद कीजिए जैसे आप लोग भारत में क्रांति के बारे में पढ़े होंगे कि मंगल पांडे, कहता है भारत में जो पहली क्रांति हुई थी वो मंगल पांडे के द्वारा किया गया था, जिसमें जो ब्राह्मण थे उन्होंने चमड़ा के खिलाफ किया था। तो ठीक उसके बाद शोषण के खिलाफ हुआ, जमींदारी के खिलाफ हुआ। तो
हर घटनाक्रम के पीछे बहुत सी घटना चीज जुड़ी हुई होती है, उसी के बाद लोग क्या होता है वो क्रांति के रूप में स्थापित होती है। पहला जो कारण है कहता है राजनीतिक कारण। 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति है, जो पहला कारण है राजनीतिक कारण क्या था, कुछ कुछ राजनीतिक कारण था जिसके कारण यह घटना हुई होगी। निरंकुश एवं अत्याचारी शासक, पहला क्या था, जान निकोलस द्वितीय, जो क्या था एक निरंकुश एवं अत्याचारी शासक था, वो मतलब लोगों की बात को मानता भी नहीं था, यह कारण है। रूसीकरण की नीति ने रूस को एकत्र करने में सहायता की। बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी थे जो रूस को एकीकरण करना चाहते थे, यही कारण है कि रूस में भी क्रांति की शुरुआत। राजनीतिक दलों का उदय, उस समय क्या हो रहा था, क्रांति के पीछे क्या था कि उस समय बहुत से जो क्रांतिकारी थे उनका वो क्या हो रहा था, उदय हो रहा था। वो मतलब जैसे आप पढ़िएगा आगे में कि उसमें जैसे कार्ल मार्क्स के तहत बनाया गया था ये सब चीज। कहता है नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव, कहता है रूस में क्या था, जो लोगों को आजादी नहीं थी, क्या है, लोगों को आजादी नहीं मिली थी, राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव था। अब राजनीति मतलब लोगों को एक समान अवसर नहीं प्रदान हो रहा था, मजदूरों का शोषण किया जा रहा था, उनसे ज्यादा मात्रा में टैक्स लिया जा रहा था, उन्हें कुछ भी मतलब वोट देने का अधिकार नहीं था। यह सभी क्या था, मुख्य कारण था। एक और घटनाक्रम है 1905 की क्रांति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यह इंपोर्टेंट है, यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, खूनी रविवार। कहता 1905 की क्रांति अर्थात खूनी रविवार। कहता है इसके बारे में, कहता 1904-1905 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था। क्या है, युद्ध हुआ था जिसमें रूसी सेना बुरी तरह से पराजित हुई थी। जनता का विश्वास राजतंत्र पर से क्या हो गया था, उठ गया था। नॉर्मली बात है कि रूस इतना बड़ा राज्य मतलब पूरा बड़ा देश है और जापान क्या था, बहुत ही छोटा था। फिर भी रूस अपने आंतरिक कमी के कारण क्या था, वो उस युद्ध में पराजित हो गया था। जनता का विश्वास राजा पर से पूर्ण रूप से, जनता का विश्वास राजा पर से उठ चुका था। अब यहीं पे आपको पुराने कैलेंडर और नए कैलेंडर का फर्क मालूम चलेगा। हम पहले ही कहे हैं कि हर रूस की घटनाक्रम में आपको दो डेट आपको मालूम चलेगा, एक पुराने कैलेंडर के अनुसार, एक नए कैलेंडर के अनुसार। अब देखिए यह जो क्रांति हुई थी यह पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 को हुई थी। यह कौन से कैलेंडर के अनुसार से है, जूलियन कैलेंडर के अनुसार से है। और नए कैलेंडर के अनुसार यह घटना कब की है, यह 22 जनवरी 1950 के अनुसार है। जो कौन कैलेंडर, जिसे किस कैलेंडर के नाम से आता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। अब खूनी रविवार की घटना के बारे में जिक्र करते हैं। कहता है कि 9 जनवरी 1905 को रूस की जनता जुलूस के रूप में रोटी दो के नारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल की ओर जा रही थी। याद रहे कहाँ जा रही थी, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल की ओर जा रही थी, जिस पर सैनिकों ने गोलियां बरसाई और इसमें बहुत से लोगों खासकर महिला बच्चों की मृत्यु हुई थी। यह दिन रविवार था, इसलिए इसे इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि इसे क्या कहा गया था, खूनी रविवार कहा गया था। मैं फिर याद दिलाता हूँ कि यह घटना पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 को हुई थी और नए कैलेंडर के अनुसार यह घटना 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इसी घटना के बाद क्या है, इस घटना के बाद रूस में एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया था, जिसे ड्यूमा कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार हुई थी। अब समझिएगा इस चीज़ को, घटनाक्रम को। रूस की जब प्रथम विश्व युद्ध में हार हुई थी, ठीक है, प्रथम युद्ध से पहले 1917 में कौन था वहाँ का राजा, तो जार निकोलस द्वितीय था और उसकी पत्नी कौन थी, जरीना थी, जो क्या थी कि बहुत ही विलासतापूर्ण जिंदगी जी रही थी। और आगे कहता है यह जो पूरा घटनाक्रम था यह राजनीतिक कारण था। पहला समझिएगा निरंकुश एवं अत्याचारी शासन, दूसरा कहता है रूसीकरण की नीति, तीसरा है राजनीतिक दलों का उदय, चौथा राजनीतिक एवं राजनीतिक नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव, पांचवा कहता है 1905 की खूनी रविवार की क्रांति, फिर है अगला कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस का हार, और लास्ट कहता है कि जार निकोलस द्वितीय। क्या है, जार निकोलस द्वितीय जो इसको मतलब राजनीति की समझ बहुत कम थी, वह बहुत कम उम्र का था, और उसकी पत्नी जो कौन थी, जरीना थी, यह क्या थी, यह मुख्य रूप से राजनीतिक रूप से रूस में क्रांति करने के लिए क्या की थी, मुख्य
कारण था। अब कहता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण भी क्या था, जो समाज के तहत क्या हुआ होगा, जो क्रांति उत्पन्न होगी। कहता है किसान और मजदूरों की दयनीय स्थिति एवं उनका विद्रोह। कहता है विद्रोह। पहला समझिएगा कि किसानों को तो टैक्स देना पड़ता है, एक तो उनको अनाज नहीं उग पा रहा था और दूसरा उनके कारण देना पड़ता था टैक्स देना पड़ा था, और दूसरा कहता है मजदूर। कहता है रूस में मुख्य रूप से क्या था, अधिकांश जनसंख्या क्या थी, कृषि थी, क्या थी, जिनकी स्थिति बहुत अच्छा नहीं थी और वो मुख्य रूप से परंपरागत खेती करते थे। हालांकि कहता है 1861 में अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दस्ता, कहता है याद रखिएगा यह इंपॉर्टेंट है, 1861 में अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दस्ता को समाप्त कर दिया था, लेकिन इससे भी कृषकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुई थी, जिस कारण क्या था कि मजदूर भी आंदोलन में क्या हो गए थे, क्रांति में शामिल हो गए थे। और कहता है सुधार आंदोलन। अब ये सुधार आंदोलन में क्या था कि लोगों को बौद्धिक स्तर से सुधार करना, वो मतलब जो चर्च थे उनके गिरफ्त से उनको बाहर निकालना। कहता धार्मिक कारण, धार्मिक स्वतंत्रता की कमी। अब यह भी मुख्य कारण था कि रूस में क्या था कि जो पादरी थे उनकी बातों को मानना पड़ता था, वो जो कहते थे उनको मानना पड़ता था, और इस कारण भी क्या था, उनमें बहुत ज़्यादा विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई थी। कहता है औद्योगिकरण की समस्या, यह भी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्थिक कारण के तहत। कहता है जार रूस में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा नहीं दे रहा था। क्या था कि जार ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा नहीं दे रहा था, और कुछ उद्योग स्थापित भी हुए थे रूस में, वह कहाँ के थे, विदेशियों के द्वारा स्थापित की गई थी, और जिसका अधिकांश लाभ कहाँ जा रहा था, विदेशी पूंजीपतियों के पास भी जा रहा था, जिस कारण में क्या था कि वहाँ के लोग जो थे उनमें क्या था, यह सब समस्या उत्पन्न हो रहा। रूसीकरण की नीति पर हम लोग फिर चर्चा करते हैं। कहता है जार निकोलस द्वितीय रूस में रहने वाले विभिन्न जातीय धर्म संस्कृति वालों को जबरदस्ती एक ही धर्म तथा एक भाषा और संस्कृति अपनाने पर बल दिया, जिसके कारण रूसीकरण के नाम से जाना जाता है। फिर समझिएगा, जार निकोलस द्वितीय ने रूस में रहने वाले विभिन्न जातीय धर्म संस्कृति वाले लोग को जबरदस्ती एक ही धर्म तथा भाषा और संस्कृति अपनाने पर बल दिया था, जिसे ही रूसीकरण के नाम से जाना जाता है। इसीलिए जार ने कहा था एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था। अगर कोई पूछ सकता है कि एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था, तो जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। कहता है रूसीकरण के नीति के विरुद्ध 1863 में पोलो, कहता है रूसीकरण के नीति के विरुद्ध 1863 में पोलो जनजाति ने विद्रोह किया था, जिसे निर्ममतापूर्वक, कहता है निर्ममतापूर्वक दबा दिया गया था। क्या है, रूसीकरण की नीति जी। अगला कहता है बौद्धिक कारण। कहता है रूस में बौद्धिक जागरण। अब देखिए बौद्धिक जागरण क्या है, कहता है कि इसमें रूस के प्रमुख विद्वान, लेखक, बुद्धिजीवियों ने ऐसी रचना लिखी कि क्या है कि रूस की जनता आंदोलन करने के लिए उतावली हुई, जिसमें से प्रमुख नाम उनको आता है। प्रमुख नाम है लियो टॉल्स्टॉय, इवान मार्को गोर्की, पावालोविचिन। जैसे देखिए इसका जो मुख्य जो घटना है, टॉल्स्टॉय, कहता है टॉल्स्टॉय ने सामंतवाद और किसानों के शोषण की कटी आलोचना की थी। इनकी एक पुस्तक है युद्ध और शांति, कहता है युद्ध और शांति। यह क्या था, बहुत ही रोचक था, जिससे क्या की थी कि बिना हथियार के ही लोगों में क्या किया था, सरकार मतलब जो राजतंत्र है उनके खिलाफ बगावत की बिगुल बजाया था।